गुड मॉर्निंग प्रिया, तरुण, साक्षी। आज नॉमनक्लेचर का टेस्ट है, सब पढ़ के आए हैं। अब आ रही होगी तरुण, तब माइक ऑन नहीं था, अब ठीक है। हाँ, आज टेस्ट है। या सिर्फ टेस्ट टेस्ट की आवाज़ नहीं आ रही, बाकी पूरी आ रही है। सब रेडी है, पढ़ के आए हैं नॉमनक्लेचर। हाँ, पढ़ के आए हैं सब। तरुण, साक्षी, प्रिया, साहिल। गुड मॉर्निंग साहिल। पढ़ के आए हो सब टेस्ट के लिए? जल्दी बताओ, टेस्ट पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए? तरुण दांत दिखा रहा है। तरुण पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए? अच्छा, ये नीचे नहीं हो रहा। मैम, अपना फाया है तो आपने पढ़ाया है तो पढ़ के आया हूँगा। नॉमनक्लेचर का टेस्ट है आज। कल बोला था मैंने। कल जिसने क्लास अटेंड की थी, तो कल मैंने बोला था कि आज होगा टेस्ट। गुड मॉर्निंग अमीशा। सब आ गए या अभी और आएंगे सब, या फिर अटेंडेंस लगा के जा रहे हैं? जो जो क्लास में अटेंड नहीं रहेगा लाइव, उसकी उसको फाइन लगेगा। तो इसलिए लाइव रहो सब क्लास में। नहीं की? मैं तो सोच रही थी कि
अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही थी तब से। टेस्ट बेटा ऐप पे होगा शाम को, सब 5-10 मिनट का टेस्ट होगा, ठीक है, ज़्यादा का नहीं होगा। ऐप पे होगा, ऐप से ले लेना टेस्ट, ठीक है। अब आ रही होगी आवाज़, आपसे ही बात कर रहा हूँ। अब आ रही होगी, ठीक है, अब आ रही है, अब आ रही है। तो मैंने कहा कि हमने कल पढ़ा था रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने बात की थी कि रिएक्शन क्या होता है जिसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। फिर उसमें सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट वो होता है जो अपना कार्बन देता है रिएक्शन होने के लिए, या फिर जो हमारा फोकस होता है रिएक्शन का वो सबस्ट्रेट होता है। फिर हमने बोला था कि 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। हाँ, तो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला कि किस टाइप से बॉन्ड टूट रहा है, होमोलिटिक है, हेट्रोलिटिक है। होमोलिटिक में फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं, हेट्रोलिटिक में आयंस फॉर्म होते हैं, क्योंकि अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कितने टाइप के रिएजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, तो वो जनरली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, या फिर एम्प्टी ऑक्टेट होती है उनकी, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होती है। फिर उसके बाद कि हमने न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफाइल होते हैं न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग होते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग होते हैं। तो वो न्यूक्लियस लविंग होते हैं तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, या फिर वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है, ठीक है। फिर हमने ये बोला था कि जो जितने भी लुइस एसिड होते हैं, यानी कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और जो लुइस बेस होते हैं वो सब होते हैं न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो अपने लोन पेयर दे सकते हैं, और लोन पेयर वही दे सकता है जिसके पास होगा, ठीक है। तो ये है जैसे स्पीशीज लोन पेयर या फिर डबल बॉन्ड, लोन पेयर या फिर पाई बॉन्ड, दोनों चीज़ें, ठीक है। फिर हमने कहा था कि ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जो होते हैं ये OMC, ठीक है, OMC डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ये जो OMC होते हैं ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह होते हैं, कि इनमें क्या होता है हमें पता है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है, ये बॉन्ड टूटता है यहाँ से, तो यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, तो ये जो नेगेटिव है ये चार्ज ये डोनेट कर देता है, ठीक है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल है। फिर हमने देखा था कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो दो साइट होती है, जिनके पास एक ही स्पीशीज में दो साइट होती हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। क्वेश्चन भी मैं बता दूंगी, आंसर भी मैं बता दूंगी। फिर तरुण तुम क्या करोगे, थोड़ी मेहनत तुम भी कर लो, बिस्तर से निकल के PDF खोल के थोड़ा देख लो, एक बार रीड कर लो। तो आज फिर हमने कल ये भी पढ़ा था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कितने टाइप के होते हैं, कि कोई भी रिएक्शन है वो रिएक्टेंट से डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनता, पहले रिएक्टेंट होता है, उससे इंटरमीडिएट बनता है, और फिर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट होते हैं कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स और नाइट्रीन्स, ठीक है। तो कार्बोकेटायन वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं। अन इवन ये मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड होते हैं, और ये हमेशा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं उन पे अटैक करती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे अटैक करती हैं। कार्बोनाइन का बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है, कार्बोनाइन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं पर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट पे जाके अटैक करते हैं। इनका ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बोनाइन अगर देखेंगे हम CH3, तो 6 तो ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन प्लस एक ये नेगेटिव चार्ज का, तो सीधे 8 हो गए, तो इनमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और ये हाँ, क्योंकि ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो दो तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और बाकी ये जो छह बचे हैं ये बॉन्डिंग होते हैं, जबकि कार्बोनाइन में सारे ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल हमने पढ़ा था, तो फ्री रेडिकल में होता है कि ये न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं, ठीक है, जिनमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल, यानी कि मान लो हमारे पास ये आ गया,
यानी सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि एक तो इसके पास था ही इसका फ्री वैलेंसी, इसने एक और ले लिया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, जबकि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, 7 हैं। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, फिर अगली स्पीशीज थी हमारे पास कार्बीन्स। कार्बीन्स होती है, कार्बीन्स में होते हैं ऐसे, तो इसके पास होते 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ये, 2 नॉन बॉन्डिंग और 4 बॉन्डिंग। ठीक है, वही है। और कार्बन एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम करती है, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे देगा वहाँ पे चली जाता है कार्बीन। ठीक है, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, ये सब वही जो बताया, न्यूट्रल है। फिर नाइट्रीन्स की बात करते हैं। नाइट्रीन्स की बात करेंगे तो नाइट्रीन में क्या होता है कि 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो फ्री हैं 4, ये मतलब 2 लोन पेयर हो गए, और एक ये वैलेंसी होती है, अटैच होती है, यानी ये 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास भी आउटर मोस्ट में। वही सब है जो बताया अभी। अब हम आगे चलेंगे, आज पढ़ेंगे नया। तो अब बताओ, अब ये बताना इसका जवाब। ठीक है, अब इसका बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल इन द नेचर। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तरुण बताएगा। तरुण, साक्षी, साक्षी, प्रिया, तरुण, याशिका, बताओ फर्स्ट का क्या आएगा? ए बी सी डी, जवाब दो, चारों में से जवाब दो, कौन सा आएगा? बोलो। देखो, जो रिएक्ट नहीं करेगा क्लास में, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसके ऊपर फाइन लगेगा, तो बेटर है कि जवाब दो। आवाज तो देखो आएगी बेटा बाजू वाले रूम से, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपके साइड में भी कोई मैम पढ़ा रही हैं। गुड मॉर्निंग क्रिश, जवाब दो फर्स्ट वाला कि इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में नहीं है और क्यों नहीं है? तरुण बताओ। गुड मॉर्निंग कुमकुम। सेकंड वाला क्यों? साक्षी, सेकंड वाला क्यों? रीजन बोलो। 100 रुपए पर डे। मेरी तो केमिस्ट्री वीक है। केमिस्ट्री वीक है तो पढ़ने की कोशिश करो, तभी तो समझ आएगा। रीजन बताओ, रीजन कि सेकंड क्यों है। साक्षी बताओ। टिक लगे हुए हैं आंसर। किसने कहा कि आंसर सही है? गलत भी तो हो सकता है। आप लोग रीजन बताओ, अगर सेकंड है तो क्यों है, और सेकंड नहीं है तो फिर कौन सा है? बस देख कर बोल दिया। अच्छा, इतना तो जूम कर रखा है, और कितना जूम करूं? लो, अब बताओ क्यों? व्हाई डू यू थिंक सो प्रिया? 1 क्यों लगता है आंसर? अब बताओ, अब तो साफ दिख रहा होगा। अब बताओ फर्स्ट क्यों है? सही है, आपने लगाया हुआ है तो सही होगा। किसने कहा ये मेरी बुक है? किसी और की भी तो हो सकती है। देखो, पहले इसको पूरा पढ़ते हैं, बोरोन की बात करते हैं। ठीक है, बोरोन पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पे आता है? सबने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे कर करके। बोरोन कौन से नंबर पे आता है? हिंदी मीडियम में, हिंदी में भी तो बोरोन को बोरोन ही बोलते होंगे, एलिमेंट। हिंदी क्या करेगी इसमें? पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी ना, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अरे तो तुम अगर आगे पढ़ के एमएससी करते हो तो वहाँ पे भी तो एमएससी इंग्लिश में ही होती है, हिंदी में तो होती नहीं है।
तब भी तो इंग्लिश आएगी, तो धीरे धीरे ढालोगे तो ही तो पता चलेगा। तभी मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं पूरा इंग्लिश में बोल नहीं रही हूँ, मैं हिंदी भी यूज कर रही हूँ। तो आप लोग बताओ, मैंने ये पूछा है, ये हिंदी में पूछ रही हूँ मैं कि बोरोन पीरियोडिक टेबल में, अब पीरियोडिक टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं, रुक जाओ। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी सारणी आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में बोरोन का नंबर कौन सा है? अब बताओ, मैंने हिंदी में पूछा है। 5, प्रिया ने बोला 5। ठीक है, मेरी आंखें वीक है इसलिए दिख नहीं रहा, तो बेटा चश्मा लगाओ, डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, प्रिया ने बोला 5 है, बिल्कुल सही बात। बोरोन का पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, 5वां नंबर आता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं 5। तो 2 तो इसके इनर शेल में चले गए, ये पॉजिटिव है न्यूक्लियस, इनर शेल है 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहरी में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्योंकि इसके पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है और 3 से इसने बॉन्ड कर रखा है, तो ये यूं होगा बोरॉन। ठीक है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में 2, इसमें 2, इसमें 2, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, बोरॉन के पास। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसने पूछा नॉट इलेक्ट्रोफिलिक। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है वो न्यूक्लियोफिलिक होगा, यानी कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। अब इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकता है? ये तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इससे ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। बात करते हैं इसकी, H3O प्लस की। H3O प्लस में इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो इसके पास ये है एक लोन पेयर, इसने बॉन्ड बना रखे हैं 3 हाइड्रोजन के साथ, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट क्योंकि इसका कंप्लीट है तो ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। और वैसे भी अगर हम बात करें ऑक्सीजन कौन से पीरियड का कौन से पीरियड में आता है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऐसे होता है पीरियोडिक टेबल कि हाइड्रोजन, इधर हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की। हाँ देखो, यहाँ तक की बात करते हैं, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आता है सेकंड पीरियड में। ठीक है, क्योंकि सेकंड पीरियड में आ रहा है तो इसके पास कितने, पहला तो एक मतलब नंबर है इसके पास 8, 8वां नंबर है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे 2 आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। और 8 के बाद क्योंकि ये ऑक्सीजन है तो इसकी जो नेक्स्ट शेल होती है, मतलब ऑर्बिटल होती है, लेकिन उसका एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है इसके और इसके बीच में, तो इसको हम मानते ही नहीं कि इसके पास ये अगली ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहाँ इसके पास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे ज़्यादा ले ही नहीं सकता ये ऑक्सीजन, तो 8 से ज़्यादा ले ही नहीं सकता, और 8 इसके पास ऑलरेडी है, तो ये सिर्फ दे सकता है, जो ले नहीं सकता वो सिर्फ देगा। ठीक है, स्विच ऑफ होने वाला है तो साइड में लगा लो चार्ज में, और टेबल पे जहाँ पे भी है और वहीं पे खड़े होकर सुन लो। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ले सकता नहीं है तो देगा ही, और देगा तो यानी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, तो यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं NO2 प्लस की। NO2 प्लस की बात करें तो NO2 प्लस में ये है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, ये डबल बॉन्ड और ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब किसको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? मोनू, मोनू बताएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। बताओ, साक्षी, नितिन, प्रिया, प्रिया बेसर, विक्रम, प्रजापत, बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? एक तो नॉर्मल बॉन्ड है, देखो कार्बन कार्बन के, मान लो ये है किसी के बीच में, मतलब कोई स्पीशीज है उसके बीच में है एक बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल बॉन्ड है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया,
इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, आपस में शेयर किया, बना लिया, ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ये है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन जो इसे शेयर करना था वो तो है ही इसमें, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ये ही देता है और फिर वो शेयर हो जाता है दोनों के बीच में। तो यानी दो इलेक्ट्रॉन यही दे रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हुआ इसने, और इसकी वैलेंसी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पे टेबल पे लिख रखा है मैंने। नाइट्रोजन बताओ देख के क्या होता है, कितना एटॉमिक नंबर, शेयर फ्रॉम सेम एटम, शेयर फ्रॉम सेम एटम, जरूरी नहीं है सेम एटम हो, ये मैंने ए मान लिया है कि कुछ भी है, कोई सा भी एटम है, ए कोई एटम नहीं होता, ये मैंने ऐसे सुविधा के लिए मान लिया है कि मानो ए है वो कर रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है सेम एटम के बीच में, डिफरेंट के बीच में भी हो सकता है। अब यहाँ पे तो डिफरेंट के बीच में हो रहा है ना, कोवलेंट बॉन्ड डिफरेंट के बीच में बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिफरेंट के बीच में बन रहा है, डोनर एक्सेप्टर होते हैं। बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है, 7 होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, 7 होता है। तो दो तो इनर शेल में चले गए, बाहर बचे 5, तो दो तो यहाँ हो गए बॉन्ड में, फिर दो क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे भी दो दे दिए नाइट्रोजन में, यानी बचा सिर्फ एक। तो यानी टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, ये 4, ये 2 6, एक ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, और जो इलेक्ट्रॉन की लेने की तरह कोशिश करता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यानी ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, और इसमें पूछा है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। अब Cl+ देखते हैं, Cl+ में भी आउटर शेल की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, पॉजिटिव है। क्लोरीन का नंबर बताओ कितना होता है, जल्दी बताओ क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो। विक्रम, साहिल, प्रिया, निकिता, बताओ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। बहुत इलेक्ट्रॉन शेयर फ्रॉम, बोथ इलेक्ट्रॉन शेयर फ्रॉम, क्या होता है, शेयर फ्रॉम सेम एटम, ऐसा नहीं होता, नेसेसरी नहीं है। अरे तुम यही देख लो, NO2 में देख लो, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेम थोड़ी है, और यहाँ कोवलेंट बॉन्ड भी फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेम थोड़ी है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी। 17 होता है, 17 होता है। तो हम बात करते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन की बात करें 2 इनर शेल में, फिर 8, 10 हो गए, और फिर 7 बाहर की में 8 होने चाहिए थे लेकिन है 7, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यानी इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। और यहाँ पूछा है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, इस वजह से ये आंसर सही है। सब अपने कॉपी में एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख लो, बाकी फिर इसे PDF को मोबाइल में डाल के एडिट कर लेना और वहीं से पढ़ लेना। ठीक है, जिसको नोट्स नहीं बनाने और जिसको नोट्स बनाने वो साथ साथ में नोट्स बनाता चले। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताओ। इसमें लिखा हुआ है कि ये CH3CH2Cl अंडरगोज होमोलिटिक फिजन टू प्रोड्यूस, होमोलिटिक फिजन में अगर वो गया तो क्या क्या बनाएगा, वो क्या इंटरमीडिएट बनाएगा, ये बताओ। प्रिया, साहिल, विक्रम, नितिन, ललिता, बताओ कौन सा इंटरमीडिएट बनाएगा। अगर होमोलिटिक, होमोलिटिक में यानी बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो वो फ्री रेडिकल बनाएगा। बेटा राउटर लगा लो घर पे, अनलिमिटेड डेटा आता है उसमें जियो का। अच्छा मैम, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो इलेक्ट्रोफाइल, हाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ या फिर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, जिसमें नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, या फिर वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो वो न्यूक्लियोफाइल।
बताओ, सेकंड वाले का जवाब दो, सेकंड वाले का जवाब दो। विक्रम पबजी खेलने मत जाओ, क्लास अटेंड करो चुपचाप। मैम इसमें हिंदी नहीं है क्या? हिंदी नहीं है, इंग्लिश ही है बेटा। गूगल पे सर्च कर लेना जो जो टर्म समझना आए, जैसे होमोलिटिक है, होमोलिटिक इन हिंदी करके, और फिर मतलब समझ लेना, ठीक है। उसका रिचार्ज भी खुद ही करना पड़ेगा, पापा को बोलना, पापा करेंगे रिचार्ज। इसका बताओ सेकंड का जवाब, सेकंड का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। सेकंड का जवाब बताओ क्या होगा। होमोलिटिक फ्यूजन होगा, अगर इसका बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन बटेंगे फ्री रेडिकल बनेगा। तो कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, इनमें से कौन सा जवाब होगा? इतना बोल दिया मैंने, अब तो समझ में आ जाना चाहिए था। कर रहा हूँ अभी। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी ये तो आयन है, आयन है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे भी एनायन है तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे भी एनायन है तो ये भी नहीं होगा, तो सिंपल बचा ये, तो यहाँ ही फ्री रेडिकल है, तो यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट हैज कंप्लीट ऑक्टेट। ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कंप्लीट ऑक्टेट किसका होता है। अभी हमने पढ़ा बाहरी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो ऑक्टेट होता है, ठीक है, ऑक्टेट बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इन चारों में से किसका, अभी अभी हमने पढ़ा था, किसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। विक्रम, साहिल, कृष, प्रिया, किसका ऑक्टेट कंप्लीट है? बताओ, साहिल, विक्रम, बोलो। देखो अभी हमने बात की थी कार्बन एनायन का एग्जांपल ले लो, इधर ये CH3 माइनस कार्बोकेटायन का C+H3, फ्री रेडिकल का H3 कार्बीन H2। यहाँ पे दो बॉन्ड, ये 4 बॉन्डिंग, 2 नॉन बॉन्डिंग, 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसमें है 6 बॉन्डिंग, 1 नॉन बॉन्डिंग, 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें है 6 बॉन्डिंग, 2 नॉन बॉन्डिंग, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। और इसमें 6 बॉन्डिंग, जो बॉन्ड्स में है वो शेयर हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, और बाकी नॉन बॉन्डिंग एक भी नहीं है, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो स्वाभाविक सी बात है कार्बन आयन ही आंसर है, ठीक है। आया समझ में? आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे आएंगे, ये 11th-12th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें हम 4 इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसमें 4 इफेक्ट पढ़ेंगे, इंडक्टिव, मीजोमेरिक, ठीक है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में इलेक्ट्रोमेरिक, ठीक है। पहले इंडक्टिव की बात करते हैं। इंडक्टिव में क्या होता है कि बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है। देखो जैसे हम बात करते हैं कि ये है CH H H CH, अब यहाँ पे ये आ गया फ्लोरीन। सबको पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल का। और क्या बताया था हिंदी में मैंने नाम पीरियोडिक टेबल का, कौन सी सारिणी था? आवर्त सारिणी। आवर्त सारिणी का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ये छोटा है साइज में, ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं इसको, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ठीक है। तो क्योंकि कार्बन से ज़्यादा है ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये क्या करता है, छीनने की कोशिश करता है। तो जितने ये भी इलेक्ट्रॉन है वो सब आपस में छीनने की कोशिश करते, मतलब छीनता है। तो यहाँ से इसने अगर लिया तो उसे थोड़ा कम, यहाँ से ये अपना, इसमें थोड़ी कमी आ जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो ये यहाँ से थोड़ा लेता है, और ये फर्दर किसी से ले नहीं सकता हाइड्रोजन वगैरह से। तो इस वजह से ये ऐसे चेन चलती है कि अगर पोलैरिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा, ये कम है, तो डिफरेंस आया इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, पूरा ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ शिफ्टिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं कुछ मात्रा में, ये लेगा, इसके पास कमी होगी, ये थोड़ा इससे लेगा, ऐसे चेंज चलती रहती है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, देखो ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होती है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। ये बॉन्ड में जैसे ये इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन ये बीच बीच में थे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, थोड़ा और उस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये थोड़े इधर इधर आ जाएंगे, ऐसा होता है शिफ्टिंग, ठीक है। तो इसको कमी महसूस होती है, ये अपने पीछे वाले से ले लेता है, ऐसे करके काम होता है इसमें, ठीक है। तो ये नॉन पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड, नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट। ये नॉन पोलर है, देखो कार्बन कार्बन सेम एटम हो गया, सेम एलिमेंट हो गया। ये बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप लोग? बॉन्डिंग मतलब जो बॉन्ड बन रहा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो बॉन्डिंग हुआ, और जो बॉन्ड में नहीं है वैसे है एटम के पास, वो नॉन बॉन्डिंग हुआ, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, ये इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये जो फ्री हैं, जो बॉन्ड में यूज नहीं हो रहे, ये दोनों हो गए नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग। और ये जो बॉन्ड में जा रहे हैं, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक, ये हो गए बॉन्डिंग, ठीक है, समझ में आया? तो ये है, और ये क्या कहता है कि 3 से 4 कार्बन एटम के बाद ये इफेक्ट इतना इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है, इतना कामगार नहीं होता, उसके बाद ये खत्म हो जाता है, ठीक है, 3-4 एटम के बाद, कार्बन एटम के बाद। फिर जो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वही जो मैंने अभी कहा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है ये इफेक्ट कमजोर पड़ता जाता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे कि इफेक्ट, और हाँ हाइड्रोजन जो है, इसमें जो हाइड्रोजन है किसी भी कंपाउंड में, उसका हम इफेक्ट को हमेशा हम नील कंसीडर करते हैं, उसका कोई इफेक्ट मानते ही नहीं है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन जो है और ये कार्बन है, कार्बन का होता है 2.5 मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी होती है 2.1, तो वो ऑलमोस्ट नियर बाय बराबर ही हो जाती है, तो इसलिए इसका कोई इफेक्ट को हम इतना कंसिडर नहीं करते, ठीक है, मानते नहीं है इसे, नेग्लिजिबल कंसिडर कर देते हैं कि ना के बराबर है ये, ठीक है। तो ये बाकी फिर ये ऑर्डर है, ठीक है, कि किस किस हिसाब से ये काम करता है, किसका ज़्यादा ताकतवर है इंडक्टिव इफेक्ट, किसका कम इतना इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये है OR2, ये O+R2, इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देखो पीरियोडिक टेबल हमने देखी थी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हेलिना, नहीं हरि नारायण, हाँ सही है। देखो ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें इस साइड जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इंक्रीज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है सबसे इस साइड में, ठीक है, ऑक्सीजन सबसे इस साइड में है, तो इसकी ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ा इधर है, तो नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, और इसके ऊपर से पॉजिटिव। अब पूछोगे आप लोग कि ठीक है ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की, तो ये वाला ऑक्सीजन पीछे क्यों कर दिया? वो इसलिए क्योंकि पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्पीशीज जो है वो तो सबसे आगे जाएगी, चार्ज को पहले प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, चार्ज को प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ पे ये है, ये सबसे आगे जाएगा, फिर नाइट्रोजन, फिर NH3, ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद ये सब आएंगे, NO2, ये sp जो होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो s कैरेक्टर जो होता है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें 50% s है, ठीक है, और 50% p है, जबकि इसमें sp2 में ये 33% s है, ठीक है, और 66% p है, तो इसमें s कैरेक्टर ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए इसका -I भी ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। फिर उसके बाद आते हैं हेलोजन, फिर हम नॉर्मल वैसे चलते हैं, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है।
फिर उसके बाद चलते हैं आगे, प्लस आई की सीरीज है, ठीक है। ये ऑर्डर याद कर लेना, पेपर में इसी हिसाब से पूछ लेते हैं क्वेश्चन बना के, ठीक है। तो प्लस आई की बात करते हैं। तो प्लस आई में देखो, प्लस आई यानी कि जो डोनेट ज़्यादा कर सकता है। डोनेट वो करेगा या तो वो नेगेटिवली चार्ज हो, ठीक है, या फिर उसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो ये ओ माइनस, सबसे पहले हम चार्ज को प्रायोरिटी देते हैं तो माइनस वाले पहले आएंगे, ओ माइनस, फिर सी ओ माइनस, देखो सी डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, मतलब ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर्स हैं ये, ठीक है, कॉन्जुगेशन हो रही है यहाँ पे। तो ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन कभी माइनस इधर चला जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं हम कि ये ऐसे होगा। अब ये ऐसे होगा तो इस वजह से ये आपस में बदलते रहते हैं, तो ये इतना अनस्टेबल नहीं होता जितना कि ये हो सकता है। तो इस वजह से ये ज़्यादा है, ये उससे कम। फिर उसके बाद ये है, ठीक है, इसमें तीन पेयर इसे दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये अच्छे से डोनेट कर पाएगा। इसमें सिर्फ दो दे रहे हैं और इसमें सिर्फ एक दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ क्या है कि जो ड्यूटेरियम है ये इसका आइसोटोप है, यानी कि ये जो ड्यूटेरियम होता है ये होता है 1 2 इसका मास होता है, जबकि हाइड्रोजन का 1 1 होता है। और क्योंकि इसका 2 है तो ये साइज में बड़ा होता है, साइज इसका ज़्यादा होता है, साइज ज़्यादा होता है तो ये डोनेट अच्छे से कर पाता है, इसलिए इसका प्लस साइज ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑर्डर होता है इनका। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चले। मैम इसमें ब्रांच फंक्शन बीच में क्यों है? ब्रांच फंक्शन, रुको, कहाँ है ब्रांच फंक्शन? ये वाले, इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो क्रिश? ये ब्रांच फंक्शन, ब्रांच है, फंक्शन कुछ नहीं है। किसकी बात कर रहे हो इसमें क्रिश, बताओ, इसकी बात कर रहे हो क्या? किसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो? बोलो क्रिश। देखो ये बीच में नहीं आया है, बात ये है कि हमने कहा कि जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, मान लो मेरे पास 9 टॉफी थी मेरी खुद की, ठीक है, 9 चॉकलेट थी मेरे पास, तो उसमें से मैं दे सकती हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा सहूलियत होगी, या फिर मैंने किसी की 2 चॉकलेट और ले ली और मेरे पास 11 चॉकलेट हो गई, तो मैं किसी और की दे सकती हूँ, मतलब किसी और को दूंगी तो कमज़ोर आएगा मुझ पे, आया समझ में? तो यार नेगेटिव चार्ज है तो वो तो प्रायोरिटी पे आएगा। फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी ग्रुप लगा सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर ये ग्रुप लगा हुआ है तो ये ज़्यादा इससे कैसे है, ठीक है, इससे ज़्यादा वो देने की क्षमता रखता है, क्योंकि यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है ये डोनेट करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये डोनेट करेगा। तो यहाँ पे 3 पेयर डोनेट कर रहे हैं, 3 लोग इसकी मदद कर रहे हैं डोनेट करने में, यहाँ सिर्फ 2 कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ 1 कर रहा है, तो इस कंपैरिजन के हिसाब से ये ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन पे, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन पे आते हैं अब, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन पे आते हैं तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन हमने देखा था, ये होता है कार्बोकैटायन, तो इसकी स्टेबिलिटी को बताता है। वो कैसे कि देखो, जितनी ये तो बता रखा है कि एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है ना, स्टेबिलिटी हमेशा उसकी उतनी कम होती है, ठीक है, यानी और चार्ज भी जितना ज़्यादा होगा उतनी उसके भी वो भी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि मान लो एक ये है, ठीक है, और एक ये है। अभी मैंने बताया कि CH3 के पास डोनेट करने की एबिलिटी होती है, और हाइड्रोजन कोई इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करता, ठीक है, बाद में समझा देना हमें बेटा, मुझे ऑलरेडी आता है, तुम समझो, ठीक है। ये इसके पास ये डोनेट करने की एबिलिटी है, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन कोई इफेक्ट शो नहीं करता,
तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो यहाँ चार्ज जो पॉजिटिव था उसको कुछ ये शेयर जो इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसका कुछ चार्ज कम होगा, ठीक है। तो चार्ज की अगर चार्ज कम हुआ ऐसे कंपैरिजन में तो स्टेबल भी ये ज़्यादा होगा, ठीक है, स्टेबल ये ज़्यादा होगा। तो ऐसे इसलिए कहा है कि चार्ज जितना कम होता है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बोला है कि कार्बोकैटायन की जब स्टेबिलिटी देखते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट होता है इसमें इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है। अब ऑलरेडी यहाँ प्लस साइन है तो इससे और इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो ये तो और अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्लस इफेक्ट जो है जिससे इसे डोनेट कर रहे हैं वो उसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे अभी चीज़ जो मैंने बोली कि यहाँ पे ये डोनेट कर रहे हैं 3 पेयर, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो रही है बॉन्ड में इस साइड तो इसको कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील होगा। यहाँ पे 2 कर रहे हैं, यहाँ 1 कर रहा है और यहाँ 1 भी नहीं है। तो इस वजह से क्योंकि यहाँ चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो रही है तो ये चार्ज थोड़ा कम होगा, तो चार्ज कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पे लिखा है, देखो जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप उतना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। तो उस हिसाब से अगर इसकी बात करें तो ये टर्शरी है, ठीक है। मोर नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, सो स्टेबिलिटी ऑर्डर इज 1 ज़्यादा। अच्छा ये इसका ऑर्डर बता रखा है, ठीक है ठीक है। फिर बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में इससे उल्टा हो जाता है कि माइनस आई इफेक्ट तो स्टेबलाइज करते हैं। आप देखो इस जिसके पास ऑलरेडी माइनस चार्ज है वो स्टेबल तब होगा, किसी और का लेके जो बैठा है वो स्टेबल तब होगा जब उससे वो ले लिया जाएगा, तो यानी उसके पास भार कम होगा, ठीक है। तो इसलिए और माइनस आई इफेक्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इस वजह से माइनस आई इफेक्ट इसे स्टेबलाइज करता है और प्लस आई डी ये डी स्टेबलाइज करता है इसे, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी कम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी और एक नॉर्मल दे रखा है, ठीक है, 0 डिग्री। तो इसकी क्या बात, तो इसमें से कौन सा स्टेबल होगा, तो बात करते हैं यहाँ पे ये नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन ये CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है तो ये इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। और हमने अभी देखा था कि चार्ज अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे 2 दे रहे हैं, यहाँ पे 1 वो दे रहा है, CH3 डोनेट कर रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था और आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसमें थोड़ी कम बढ़ रही है और ऐसे आगे होते होते कम जा रही है। तो सबसे कम इसके ऊपर है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 4 सबसे ज़्यादा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आया समझ में? आकाश, क्रिश, नितिन जवाब दो। आया समझ में? समझ में आया इतना इंडक्टिव इफेक्ट कि कैसे ये इसे वो करता है, अफेक्ट कैसे करता है, आया समझ में? समझ में आ रहा है? क्रिश, प्रिया, कुमकुम, मोनू, अंजलि बताओ। इसमें ब्रांच फंक्शन बीच में क्यों है? आया समझ में इतना? यहीं ख़त्म करें इस लेक्चर को या आगे और पढ़ना है? पहले जो, ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, पहले एक ही एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के बाद क्लास ख़त्म करते हैं। तो इसका जवाब दो प्रिया कि ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें, ये वाला तो कर लिया था, इस वाले में बताओ कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बताओ जल्दी।
सब। ऑर्डर बताओ इसमें कि क्या होगा स्टेबिलिटी का, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? प्रिया, अंजलि बताओ। अब बताओ ऑर्डर क्या होगा इस क्वेश्चन में, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ अंजलि। मोनू बताओ कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे बताओ, जल्दी बताओ, फिर खत्म करेंगे क्लास, जल्दी बताओ। इस वाले का ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3, तीन तीन दे रखे हैं, तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होगा? इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे बताना है। देखो यहाँ लिख रखा है ऑलरेडी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एफ, एफ पहली चीज एफ माइनस आई दिखाता है, तो यानी नेगेटिव चार्ज को तो ये स्टेबलाइज कर लेगा। अब हमें कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। जो ज्यादा पास होगा वो ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन ऑफ बाकी, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है ये वाला फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा माइनस आई लगेगा इस नेगेटिव चार्ज पे, तो यानी सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो यानी कि इसका ऑर्डर होगा 1 2 3, ठीक है। ये ऑर्डर होगा 1 2 3 4 भी है क्या इसमें? 4 कहाँ है इसमें? 3 है। और अच्छा, और ये वाला, ये लास्ट वाले का ये ऑर्डर, ये जो लास्ट वाले का ऑर्डर आ रहा है, ये वाला और जो ऑर्डर आ रहा है लास्ट वाले का, ये क्यों आ रहा है बताओ? प्रिया, ललिता, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे इस एग्जाम्पल के बाद, जल्दी बताओ ये वाला ऑर्डर क्यों आ रहा है इसमें, बोलो। इस वाले में कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 1 2 3 क्यों आ रहा है? मोनू बताओ, बोलो जल्दी। नहीं, वो मुझसे गलती से टाइप हो गया था। अच्छा, इसका ऑर्डर बताओ पहले कि इसका 1 2 3 4 क्यों आ रहा है मैक्सिमम स्टेबल। बोलो, वो छुपा होगा पीछे। अच्छा, कोई नहीं, इसका बताओ। देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने टेबल पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कंपेयर करेंगे तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की, और फिर लास्ट में नाइट्रोजन की, क्योंकि ऑर्डर ऐसे चलता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है। तो इस वजह से ये नेगेटिव आयन को सबसे ज़्यादा, इसका माइनस आई होगा, इसका माइनस आई उससे कम, और इसका सबसे कम, इन तीनों में से, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और फिर ऑर्डर ऐसे आ जाता है डिक्रीज करते हुए, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये ऑर्डर मिला है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है, तो फिर आज की क्लास यही खत्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसे यहीं पे खत्म करते हैं, बाय।